हम तन मन और धन लगा देते हैं तो सच कहती हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल मंच पे, जहां मैं प्रणीता शुक्ला हाजिर हूं लेकर आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो। जी हाँ, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक। अब आप सोचने लगोगे कि मैम मोस्ट रिपीटेड टॉपिक, जी हाँ, आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि जो पिछले पीवाईक्यूज जो है हमारे प्रीवियस ईयर में कुछ ऐसे टॉपिक्स है ना, कुछ ऐसे प्रश्न जिससे आधारित बार बार वो प्रश्न उतरते हैं, तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूं। इससे क्या होगा कि आपके पेपर को करने में आपको काफी आसानी मिलने वाली है। तो एंड तक जमकर देखना इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। क्यों कह रही हूं? ताकि जितने भी 10th के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए ही रामबाण सिद्ध हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें, है ना, जो बार बार एग्जाम में आते ही आते हैं। तो चलिए, बिल्कुल समय को मैं आपके बर्बाद नहीं करूंगी और समय को ध्यान में रखते हुए ही आपको बहुत सारी जानकारियां इस टॉपिक में और आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें मैं आपको देने वाली हूं। शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो बोर्ड ने नमूना पत्र जारी किया है हमारा, उसमें मैं आपको सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देती हूं कि हमारे कुल 15 प्रश्न जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले हैं। उसके अलावा जो है 4 हमारे रिक्त स्थान आने वाली है। ठीक है, तो उसमें जो 15 प्रश्न एमसीक्यूज हैं और 4 प्रश्न जो हमारे फिलअप्स है यानी रिक्त स्थान है, उसमें जो भी प्रश्न उतरने वाले हैं वो क्षितिज, कृतिका और व्याकरण, इन तीनों से। किस किस से? क्षितिज, कृतिका और व्याकरण। अब मैं आपको बता दूं कि जो व्याकरण है, स्टार्टिंग की जो 4 फिलअप्स आपके, सॉरी फिलअप्स नहीं कहूंगी, व्याकरण में जो 4 एमसीक्यूज आपके आने वाले हैं, उसमें 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिसमें से वो प्रश्न उतरते ही उतरते हैं। गौर से सुन लेना, अच्छे से समझ लेना। सबसे पहले मैं बात यहां पर आपके सामने व्याकरण की कर रही हूं, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 4 प्रश्न हैं वो आपके व्याकरण के ही आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे व्याकरण की। व्याकरण में ऐसे कौन से टॉपिक हैं? सबसे पहले ले लो संज्ञा। ठीक है, ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो संज्ञा से ही रिलेटेड पूछ लेते हैं। क्लियर हो गई ये चीज? उसके अलावा संधि से पूछेंगे, समास से पूछ सकते हैं और उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग भी पूछ सकते हैं या फिर प्रत्यय भी पूछ सकते हैं। क्लियर है आपको? व्याकरण में आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से कर लेने हैं। संज्ञा कर लेना, संधि कर लेना, समास कर लेना और उपसर्ग और प्रत्यय, इनसे रिलेटेड एमसीक्यू पूछे ही पूछे जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न के अंतर्गत। अब ये एमसीक्यूज की बात कर ली मैंने आपके, ये जो बात मैंने आपको करी है ये एमसीक्यूज की बात की है। अब बात आती है हमारी जो 4 रिक्त स्थान आते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं जो हमारे रिक्त स्थान आते हैं। तो ये जो रिक्त स्थान आते हैं ना, इसमें ज्यादातर परिभाषा ही पूछते हैं। ध्यान रख लेना, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूं। परिभाषा, जो भी हमारे टॉपिक्स हैं सिलेबस में, उन सब की आपको परिभाषा आनी चाहिए। ज्यादातर परिभाषा कौन सी पूछी जाती है उस पर बात करते हैं। तो परिभाषा जो आपके पूछी जाती है, एक तो सर्वनाम की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अव्यय पूछ लेते हैं, अव्यय तो हमेशा ही पूछते हैं। अव्यय का दूसरा कौन सा नाम है? अविकारी शब्द, इससे रिलेटेड हमेशा पूछा जाता है या फिर अव्यय की परिभाषा पूछ ली जाती है। ठीक है, सर्वनाम हो गया, अव्यय हो गया। उसके अलावा प्रत्यय या उपसर्ग, दोनों में से एक पूछेगा ही पूछेगा। अगर आपको एमसीक्यू में, देखो इसको समझना, यदि आपको एमसीक्यूज में उपसर्ग यदि पूछ लिया है तो यहां प्रत्यय पूछ लेंगे रिक्त स्थान में, और यदि एमसीक्यू में प्रत्यय पूछ लिया तो यहां उपसर्ग पूछेंगे। क्लियर हो गया? तो इस चीज को भी अच्छे से ध्यान में रखना। मैं हर एक चीज को एनालाइज करके, ये जो इतने सालों का अनुभव है
जो हम पेपर को देखते हैं या हम मॉडल पेपर आप लोगों के लिए बनाते हैं, तो बस इसी ट्रिक से बनाते हैं। तो ये हम आपको इसे समझा रहे हैं ताकि आपको पेपर करने में आसानी रहे। क्लियर हो गया? तो सर्वनाम कर लेना, अव्यय कर लेना। भाई विशेषण को नहीं भूल सकते, विशेषण भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल मत छोड़ना इसको। तो सर्वनाम कर लेना, अव्यय कर लेना, प्रत्यय, उपसर्ग और विशेषण, इनसे रिलेटेड फिलअप्स पूछी जाती हैं। क्लियर हो गया यहां तक? ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं वो मैंने बताए हैं व्याकरण से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न के अंतर्गत। अब बात हम करते हैं क्षितिज और कृतिका की। ठीक है, तो मेरी बात सुनो। क्षितिज और कृतिका, इन दोनों में से आपको जो पीछे के बचे हुए कुछ प्रश्न हैं, जिसमें से 3 कृतिका के आएंगे ही आएंगे, 3 प्रश्न एमसीक्यूज में कृतिका से आएंगे। और कृतिका में चैप्टर कितने अपने? 3 चैप्टर। यदि आपको तीनों चैप्टर के बारे में अच्छे से ज्ञात है, तीनों चैप्टर के लेखक आपको पता होने चाहिए। शिव पूजन सहाय, उनके बचपन का क्या नाम था वो आपको पता होना चाहिए। चैप्टर में उनके पिताजी उनको किस नाम से बुलाते थे ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जितने भी लेखक और कवि हैं उनके द्वारा जो लिखी हुई कृतियां हैं, लेखक और कवि, इनके जितनी भी कृतियां हैं उन कृतियों को आप अच्छे से देख लेना। जो कृतियों को आपको कृतियां कर देती हूं मैं, कृतियों अच्छा नहीं लग रहा है, जितनी भी कृतियां हैं उन कृतियां, जो भी कृतियां हैं उन सभी कृतियों को आपको देख लेना है। ठीक है, क्या क्या किसने क्या लिखा है वो सब कुछ। ठीक है, लेखक और कवियों द्वारा लिखी हुई कृतियां, क्योंकि वो पूछ सकते हैं, ये पूछा जाता है, हमेशा ही पूछा जाता है कि कौन से लेखक ने कौन सी कृति लिखी। उपन्यास पूछ लिया, कहानी संग्रह, कुछ भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो क्षितिज में आपको कुछ तो ये देखना है। बाकी मैंने आपको बताया कृतिका में 3 प्रश्न उतरेंगे, तीनों चैप्टर से 1-1 प्रश्न आएगा। साना साना हाथ जोड़ी से भी आएगा, उसके अलावा भोलानाथ वाला जो चैप्टर है माता का अंचल उससे, और तीसरा चैप्टर मैं क्यों लिखता हूं जो कि अज्ञेय जी द्वारा। अभी हाफ ईयरली में बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आए, उनको पता ही नहीं है मैं क्यों लिखता हूं। चैप्टर किस लेखक द्वारा रचित है? अज्ञेय जी के द्वारा, हीरानंद वात्स्ययन जी, राइट। तो ये बहुत अच्छे से देख लेना। ये तो बात हो गई हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, और इनको बहुत अच्छे से करना है, आपको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक मुझे पता है क्लियर हो गया है। अब एक चीज और कि भाई साहब आपके महत्वपूर्ण अपठित गद्यांश और पद्यांश तो आएंगे ही आएंगे। वो ना आपको पता है ना मुझे पता है, ना आपको पता है ना मुझे पता है। लेकिन अगर हम बात करें पठित में से अ को काट देते हैं, बात यदि आ जाए पठित की, ठीक है, अपठित गद्यांश और पद्यांश तो आएंगे, 6-6 प्रश्न भी उतरेंगे। अच्छे से गद्यांश को पढ़ना है, पद्यांश को पढ़ना है, आंसर देना है सोच समझ के। ठीक है, अब बात आ जाती है हमारे पठित गद्यांश और पद्यांश की। अब ये जो पठित गद्यांश और पद्यांश है, सबसे पहले हम बात करेंगे पठित गद्यांश की। तो ज्यादातर किस लेखक के गद्यांश उतरते हैं और किस लेखक के पद्यांश उतरते हैं वो बताने वाली हूं। तो उन चैप्टर्स को आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से देख लेना। तो गद्यांश में यदि हम बात करें तो सबसे पहले आता है स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित चैप्टर का नाम नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा, ठीक है। नंबर 2 पे आता है लखनवी अंदाज, यशपाल जी द्वारा रचित लखनवी अंदाज, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट बताया मैंने आपको, स्वयं प्रकाश जी और यशपाल जी। इसके अलावा आपको संस्कृति से भी पूछ सकते हैं, भदंत आनंद कौशलैन जी द्वारा रचित चैप्टर जो है हमारी संस्कृति, या फिर मनु भंडारी का भी पूछ सकते हैं। 4 इंपॉर्टेंट है, 2 मैंने आपको बता दिया है, इसमें से 2 हम ऐड कर लेते हैं।
एक तो हो गया एक कहानी मनु भंडारी द्वारा रचित, मनु भंडारी द्वारा रचित एक कहानी यह भी। ठीक है, क्लियर हो गया। और लास्ट में मैं आपको बता देती हूं संस्कृति। संस्कृति के अंतर्गत सॉरी भदंत आनंद कौशल्यान यहां लिखना था, संस्कृति मैंने लिख दिया, मैं इसको रेज करके सही कर देती हूँ। एक सेकेंड रुकना है ना। भदंत आनंद कौशल्यान, ठीक है, इनके द्वारा रचित है संस्कृति चैप्टर। हाँ, एक चैप्टर और है, नौबत खाने में इबादत। अब आप कहोगे मैम सारे ही लिख दिए आपने, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो स्वयं प्रकाश जी लखनवी अंदाज और जो है नौबत खाने में इबादत, ये भी इंपॉर्टेंट है। नौबत खाने में इबादत यहां लिख देती हूं मैं, ठीक है, नौबत खाने में इबादत। ठीक है, यतीन्द्र मिश्र जी द्वारा रचित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनमें से गद्यांश उतरते हैं, तो ये आपको चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेने हैं। तो 1 2 3 4 5 चैप्टर बताए। आप कहोगे मैम 6 तो चैप्टर ही है गद्य में, लेकिन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है नौबत खाने में इबादत, स्वयं प्रकाश जी, इन तीनों पर ज्यादा जोर देना है। ये तीनों है ना, इससे बार बार ये स्टार लगा रही हूं मैं, इसमें स्टार लगा देती हूं, ठीक है, ये स्टार वाले हैं, इनको तो आपको करना ही है, बाकी सब तो आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है, बट ये 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक, जिनसे बार बार उतरता है। ये तो बात हो गई हमारे गद्यांश की, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे पद्यांश टॉपिक की। कोई बात नहीं, पठित पद्यांश। अब करना क्या है, पठित पद्यांश के तहत हम यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है। पद्यांश इस तरफ देख लेना। अब देखो सबसे ज्यादातर जो पद्यांश उतरते हैं, देखो अथवा में आते हैं, ये आपको भी पता है बहुत अच्छे से। सूरदास के पद से ज्यादातर पूछा जाता है ऊधो तुम हो अति बड़भागी, ये वाला कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से भी पूछ लिया जाता है, लेकिन इतना नहीं पूछा जाता है जितना सूरदास के पद से पूछा जाता है। उसके अलावा नंबर लगा देती हूं कौन कौन से आपको देखने हैं। तो सूरदास के पद देख लेना, इसमें से हारिल की लकड़ी वाला भी पूछ लिया जाता है। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, एक तो ये पूछा जाता है, दूसरा हारिल की लकड़ी वाला पूछ लिया जाता है। वैसे तो 4 ही पद है गिनती के, और चारों पद मैंने बहुत अच्छे से समझा रखे हैं, वैसे चारों ही पद देख लेना, लेकिन ज्यादातर जो पूछा जाता है वो ऊधो तुम हो अति बड़भागी, एक तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, या पूछा जाता है हमारे हरी हारिल की लकड़ी, ठीक है। तो ये 2 अच्छे से कर लेना। फिर नंबर 2 पे आता है आत्मकथ्य, ठीक है, जयशंकर जी प्रसाद जी द्वारा रचित है आत्मकथ्य। नेक्स्ट हमारे आते हैं निराला जी, ठीक है। अब निराला जी के बादल गरजो जो है, बादल गरजो, ये वाला बहुत ज्यादा उतरता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है टॉपिक, रेड से लिख देती हूं, रेड से लिख देते हैं। 4 नंबर पे देखो निराला जी आ गया, जयशंकर प्रसाद, सूरदास के बाद। अब हां, नागार्जुन जी द्वारा रचित एक तो फसल और दंतुरित मुस्कान, दंतुरित मुस्कान। देखो जो सबसे ज्यादा उतरते हैं, बार बार इन 5 से 10 सालों में जो चीज बार बार आई है वही मैं आपको बता रही हूं, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। फसल और दंतुरित मुस्कान से ज्यादातर पद्यांश आते हैं। फसल का कई बार पूछा जा चुका है, फसल क्या है वो कविता बहुत अच्छे से कर लेना। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है टॉपिक, वो है संगतकार, मंगलेश डबराल जी द्वारा रचित, मंगलेश डबराल जी द्वारा रचित संगतकार।
अब संगतकार जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रही हूं इस पे। एक ये इंपॉर्टेंट है, फसल वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके अलावा सूरदास वाला इंपॉर्टेंट है। तो ये तो करने ही कर रहे हैं। आत्मकथ्य पढ़ लेना, निराला जी की बादल गरजो एक बार देख लेना, उत्साह वाली है ना, तो ये आपको करना है। लेकिन ये तो करना ही करना है, फसल और दंतुरित मुस्कान। एक तो ये संगतकार भी बहुत अच्छे से करके जाना, तार सप्तक वाला पैराग्राफ बहुत अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो ये मैंने आपको पठित पद्यांश के अंतर्गत बता दिए हैं। गद्यांश पे भी इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, पद्यांश पे भी इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा लेखक और कवि का जीवन परिचय। यहां बच्चों को बहुत ज्यादा ये रहता है कि मैम कौन से लेखक का करें और कौन से कवि का करें। तो देखो 6 ही लेखक है आपके पास और 6 ही कवि है। पूछे कितने जाएंगे, मात्र कितने पूछे जाएंगे, कितने पूछे जाएंगे, कितने पूछे जाएंगे भाई साहब? 2। करना कितना है? 2। 2 में से मात्र 1 करना है। अब 12 है, 12 में से 2 पूछेंगे, 1 लेखक और 1 कवि। इसमें भी 1 लेखक है और 1 कवि है। क्या है? 1 लेखक का पूछेंगे, 1 कवि का पूछेंगे, ठीक है। 1 लेखक और 1 कवि, 2 में से 1 लेखक होगा, 1 कवि होगा। अब करना क्या है? या तो 6 लेखक याद कर लो या 6 कवि। ये मैं आपको बार बार बता रही हूं, लेकिन चलो इसको थोड़ा और आसान कर देते हैं। इसको थोड़ा और आसान कर देते हैं। कैसे करेंगे? लेखक और कवि में से, तो मेरी बात सुनो। लेखक के अंतर्गत आप कौन कौन से देखोगे? लेखक के अंतर्गत आपको किन किन को बहुत अच्छे से देखना है, तो सुनो। स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय देख लेना, ठीक है। मनु भंडारी का देख लेना, मनु भंडारी का देख लेना, स्वयं प्रकाश जी का देख लेना, मनु भंडारी का देख लेना। उसके अलावा यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र मिश्र, ठीक है। और एक आप कर लेना भदंत आनंद कौशल्यायन, भदंत आनंद कौशल्यायन, ठीक है। अब 6 में से 2 और कम कर दिए मैंने, किसके अंतर्गत? लेखक के अंतर्गत। अब बात आती है कवि की, ठीक है। अब हम यहां बात करेंगे कवि कौन कौन से देखें कि भाई वो एग्जाम में आ सकते हैं। मोस्ट रिपीटेड जो हैं उनको देखते हैं, ठीक है। तो कवि के अंतर्गत सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, उसके बाद हमारे जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, नागार्जुन जी है और मंगलेश डबराल जी है, ठीक है। अब इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं? सबसे पहला, अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको कवि में सूरदास का देख लेना। एक तो सूरदास का जीवन परिचय देख लेना अच्छे से, ठीक है। उसके अलावा आप जयशंकर प्रसाद का देख लेना, जयशंकर प्रसाद का देख लेना, ठीक है। सूरदास देखोगे, जयशंकर प्रसाद देखोगे, उसके अलावा नागार्जुन, ठीक है, और मंगलेश डबराल जी, मंगलेश डबराल। इन 4 को बहुत अच्छे से आपको कर लेना है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ, है ना। यहां तक तो ये तो आपको कर ही लेना है, यहां कहीं कोई क्वेश्चन मार्क आपके नहीं आना चाहिए। लेखक में कौन कौन से करोगे? स्वयं प्रकाश, मनु भंडारी, यतीन्द्र मिश्र, भदंत आनंद कौशल्यायन, और कवि में सूरदास, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन और मंगलेश डबराल। इसके अलावा जो 2 है उनको पढ़ लेना। निराला जी भी कई बार पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। पढ़ना तो उसको भी है, लेकिन इन 4 को बहुत अच्छे से कर लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा व्यावहारिक ज्ञान जो है। कौन सा है? व्यावहारिक ज्ञान जो है
इस व्यावहारिक ज्ञान के अंतर्गत आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, क्रिया और मुहावरे, तो इसके अंतर्गत जो आपके मुहावरे हैं ये तो आपके 2 नंबर के आते ही आते हैं। तो मुहावरे जितने ज्यादा पढ़ोगे उतना आपके लिए फायदा होगा। इसमें मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट नहीं बता सकती कि ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट है, लेकिन अत्यधिक परिश्रम वाले जो होते हैं, अत्यधिक कठिन कार्य वाले जो होते हैं, उन मुहावरों को आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, फिर ये मैंने जो आपको टॉपिक बताए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, क्रिया, इन सब की आपको परिभाषा देख लेनी है। इन सब की परिभाषा, इनके भेद, इनके उपभेद, ठीक है, इनके उदाहरण, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक शाब्दिक अर्थ, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत, ध्यान रख लेना। वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ये सारी चीजें बताई है, लेकिन आपको मैं फिर से बता रही हूं, ये सब कर लेना। और मुहावरा 2 नंबर का आएगा ही आएगा हमारे, तो ये जितना हो सके अच्छे से पढ़ लेना। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है रचनात्मक लेखन, और ये जो है मोस्ट स्कोरिंग होता है, ध्यान रखना। 4-4 नंबर के, निबंध 6 नंबर का आता है, बाकी ये दोनों 4-4 नंबर के आते हैं। तो पत्र लेखन में एक औपचारिक पूछते हैं आपसे, एक अनौपचारिक पूछते हैं। औपचारिक के अंतर्गत प्रार्थना पत्र देख लेना आप, ठीक है। प्रार्थना पत्र लिखने का प्रारूप आना बहुत जरूरी है। फिर चाहे पत्र लिखो, चाहे आप औपचारिक लो, चाहे अनौपचारिक, दोनों के प्रारूप को बहुत अच्छे से देख लेना। प्रारूप बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे लिखती हूं यहां पे, सॉरी ऊपर, इन दोनों के प्रारूप बहुत अच्छे से कर लेना। आधे मार्क्स तो इसी के मिल जाते हैं। जहां आपका प्रारूप गलत हो गया सब गड़बड़ हो जाएगा। तो एक औपचारिक आएगा, एक अनौपचारिक। औपचारिक के अंतर्गत आपको प्रार्थना पत्र पूछेंगे, और अनौपचारिक के अंतर्गत पिता को पत्र, भाई को पत्र, मित्र को पत्र, बधाई, संदेश, कुछ भी पूछ सकते हैं। ये आपको तरीका लिखने का आना चाहिए, ठीक है। फिर आता है निबंध। मैम को इंपॉर्टेंट निबंध बता दो ना। इंपॉर्टेंट निबंध तो नहीं बता सकते, लेकिन आपको मैं टॉपिक बता देती हूं कि इन टॉपिक्स को देख लेना, जिसके रिगार्डिंग ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशली आपके 10th क्लास के स्टूडेंट को। तो ध्यान रखो, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी जीवन। अब ये जो विद्यार्थी जीवन है, इसके भी बहुत सारे टॉपिक है। विद्यार्थी जीवन का महत्व पूछ सकते हैं, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन पूछ सकते हैं, विद्यार्थियों का जीवन कैसा होना चाहिए, किस राह पर चलना चाहिए, विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको विद्यार्थी जीवन को बहुत अच्छे से देख लेना है। समझ में आ गया? स्पेशली अनुशासन तो देख ही लेना। उसके अलावा पर्यावरण से रिलेटेड, ठीक है। अब पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पूछ सकते हैं, पेड़ लगाओ, उसके बारे में भी टॉपिक पूछा जा सकता है। तो पर्यावरण से रिलेटेड आपको कोई निबंध तैयार कर लेना है, ठीक है। बताओ, यहां तक क्लियर है? फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट, नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, बेरोजगारी से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये सारे टॉपिक्स आपको बता रही हूं, है ना। उसके अलावा यदि मैं प्रधानाचार्य होता, यदि मैं कोई कवि होता, आपका प्रिय खेल क्या है, कोई आपका पर्टिकुलर फेवरेट त्योहार है, उसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड आपसे निबंध पूछ सकते हैं। वैसे आपको निबंध लिखने का तरीका आना चाहिए। आपको प्रस्तावना पे शुरू करना है, उपसंहार पे खत्म करना है। इस तरीके से आपको निबंध लिखना आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो वो है। फिर हमारा आ जाता है विज्ञापन। तो एडवर्टाइजमेंट जब भी आप बनाते हो, लिखते हो, तो उसका प्रारूप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो बॉक्स हम बनाते हैं ये बहुत जरूरी है, जिसे हम कहते हैं प्रारूप। ये इस तरीके से प्रारूप बनेगा। विज्ञापन का मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ समझा देती हूं, शायद आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा।
तो विज्ञापन का जो प्रारूप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ उसको एक पैराग्राफ के रूप में लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। विज्ञापन जब भी आप करोगे उसमें आप इस तरीके से एक प्रारूप बनाओगे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। फिर चाहे तो इस तरीके से उसको डेकोरेट कर दो और कोई स्लोगन लिख दो, फिर यहां हेडिंग डाल दो जो भी आपको पूछा गया है, फिर यहां कुछ बॉक्स बना के उसके कुछ फायदे बता दो, है ना। या इस तरीके से उसको कैसे अट्रैक्टिव करना है विज्ञापन को। किसी के भी रिगार्डिंग आपको जो है विज्ञापन पूछ लिया जाए, मैं तो कह रही हूं कोई सामान बेचने के लिए कह दे आपको, कोई गोष्ठी के लिए कह दे, कोई कवि सम्मेलन का पूछ सकता है आपको, है ना। इसके अलावा कोई संस्था खुली है, कोई कंप्यूटर संस्था खुली है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको विज्ञापन पूछ सकता है। तो विज्ञापन का प्रारूप बनाना आना चाहिए और हम एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं ये आपको आना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ स्कोरिंग टॉपिक्स है। जैसे मैंने आपको बताया ये 4 नंबर का आएगा, पत्र लेखन आपके 4 का हो जाएगा, निबंध आपके 6 नंबर का हो जाएगा। तो भाई 6, 4, 10 और 14 नंबर तो इन 3 टॉपिक से ही आ रहे हैं आपके। तो ये 40 नंबर अपने लिए कितना मायने रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं। रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स थे इंपॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक्स जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे गए हैं। देखो ये तो आपको करने ही है। इसमें से मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिए हैं वो बहुत अच्छे से कर लेना और जो एक्स्ट्रा में नाम बताए हैं उनको एक बार देख लेना, ठीक है। क्योंकि पेपर हम नहीं बनाएंगे, पेपर तो बोर्ड से बन के आएगा, लेकिन हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा अनुभव कहता है उस आधार पर आपको बता दिया है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद अपनी पढ़ाई में अच्छे से लग जाना है और इन मोस्ट रिपीटेड जो टॉपिक्स हैं इनको बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि जो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूं ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, ठीक है। चलिए फिर से मिलते हैं। ऑल द बेस्ट सभी को मेरी तरफ से। बाय बाय, सी यू अगेन।